हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप करोलकर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माइनिंग जनरेशन। तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेडिकल के बारे में ही बात करने वाले हैं हम लोग। तो मेडिकल एग्जामिनेशन कब और कैसे होगा और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करनी होती है, किन किन चीज़ों पर हम लोगों को ध्यान देना होता है, उन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मेडिकल एग्जामिनेशन तब होगा जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद क्या होता है कि कंपनी 1/3 लोगों को इनवाइट करती है कि आप मेडिकल में आइए। ठीक है, कभी कभी 1/2 भी हो सकता है, लेकिन एनसीएल ने 1/3 को बुलाया था, डब्ल्यूसीएल ने 1/3 को बुलाया है और एमसीएल ने भी 1/3 को ही बुलाया था। तो अभी फिर से एनसीएल का एग्ज़ाम हुआ है डंपर ऑपरेटर वाला, और आने वाले एचसीएल का एग्ज़ाम भी हो चुका है और उनका भी अभी कट ऑफ लिस्ट होने के बाद फिर मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट का फिर उनको मेडिकल के बुलाएगा। तो मेडिकल का जो एग्ज़ामिनेशन है सारे लोग यही फॉलो करते हैं एक्चुअली में। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है हम लोगों को। सबसे पहले आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, यानी कि कंफर्म सीट मिलने के बाद आपको फिर डीवी के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो डीवी के लिए बुलाया जाता है। तो डीवी में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी। डीवी में आपको आपके जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने वेबसाइट में आप जब रजिस्टर करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो उस टाइम आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उन सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको मेडिकल के टाइम पर आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, इन केस अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स में जमा नहीं कर पाते हैं तो आपको समय दिया जाता है कि आप इतने समय के अंदर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हम लोगों के पास जमा करना पड़ेगा, यानी कंपनी के पास जमा करना पड़ेगा। और किसी के नाम में कुछ गलतियाँ होती है, जैसे कि महाराष्ट्र के लोगों का अक्सर गलतियाँ होती है कि उन लोगों का पहले उनके पिताजी का नाम आता है, फिर बाद में स्टूडेंट का नाम आता है, फिर बाद में सरनेम आता है। तो इन लोगों के लिए खास करके वो क्या बोलते हैं कि आप एफिडेविट बनवा कर लाइए। तो एफिडेविट भी अगर मतलब एक्सेप्ट हो जाता है ना, ये सारी चीज़ें अगर नाम करेक्शन कुछ गलती लग रहा है तो वो एफिडेविट के थ्रू आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये बात करते हैं अटेस्टेशन फॉर्म फिलिंग की। तो अटेस्टेशन फॉर्म फिलिंग एक प्रकार से उसमें आपका सारा बायोडाटा होता है कि आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें की है, जब से आप मतलब बचपन से आप कहाँ पर रहे, कहाँ कितने दिन तक रहे, क्या एजुकेशन है ना, कहाँ कहाँ आपने कितना समय बिताया है, अपना पुराना एड्रेस, नया एड्रेस, इस सारी चीज़ों के बारे में पता होता है। तो मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ। एनसीएल का जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो मैं बता दे रहा हूँ अटेस्टेशन फॉर्म कैसा दिखता है, एक मिनट। तो ये फॉर्म होता है, ठीक है, जिसमें आपका देखिए पूरा बायोडाटा ही है एक प्रकार से कि आपको अपनी जानकारी भरना पड़ेगा पूरा, कब से आप कहाँ तक रहे, क्या एजुकेशन रहा आपका, क्या एजुकेशन नहीं है ना, नाम उपनाम, ये सारी चीज़ें आपको भरना पड़ेगा। जैसा कि आपका नाम, जन्म से, अधिवास से, राष्ट्रीयता, व्यवसाय, जन्म, है ना, देश विदेश में आपका क्या है ना, राष्ट्रीयता, पूरा ये सारी चीज़ें आपको भरना पड़ता है आपके डिटेल्स में। फिर यहाँ पूछ ले रहा है आपके पिताजी के बारे में, क्या काम करते हैं उन लोग, क्या काम नहीं करते हैं, है ना, आपके ऊपर कोई प्रतिबंध तो नहीं है, ये सारी चीज़ें ये आप देख सकते हैं। हाँ, नाम है, जवाब, ये सारी चीज़ें आपको देखना होता है। फिर ये सारी चीज़ें है ना, अपने क्षेत्र के 2 जवाबदेह व्यक्तियों के नाम, संदर्भ दे जो आपको जानते हैं, पहचान पत्र, ये सारा चीज़ें आपको भरना पड़ेगा। और ये जो फॉर्म है ना, आपको गजेटेड ऑफिसर से आपको सिग्नेचर करानी होगी। यानी कि गजेटेड ऑफिसर कौन हो गया, आपके जो कॉलेज के, जो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल हो गए ना, उन लोग से आप अपना साइन करवा लीजिएगा, तो वो आपका एफिडेविट के थ्रू काम करेगा एक प्रकार से, यानी कि आप अटेस्टेड हो जाएंगे ना, ये वाला। ठीक, ये बायोडाटा आ गया फिर, है ना। बायोडाटा तो आपको पता है कि अपनी सारी जानकारी फिल करना है। ठीक, इस टाइप से रहेगा आपका सारा बायोडाटा। ओके, ठीक है। तो अटेस्टेशन फॉर्म आपने देख लेना किस टाइप से होता है और क्या क्या चीज़ें उसमें फिल करनी होती है। तो मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको टेलीग्राम में डाल दूँगा। ठीक, और बात करते फिर आपको मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म। अगर आपका मैरिज हुआ है या नहीं भी हुआ तो आपको ये मैरिज डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको एनसीएल की वेबसाइट पर मिल जाएगा, या आपकी जो भी सब्सिडरी है, जिस सब्सिडरी से आप बिलोंग करते हैं, तो उनकी वेबसाइट पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। फिर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको करना है। ठीक, तो ये हो गया एनओसी। अब एनओसी वाला सिस्टम उन लोगों के लिए लागू होगा जो कि अदर कंपनी में पहले वर्क कर रहे थे, फिर आपका मान लीजिए आप इधर ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आपको वहाँ से एनओसी लाना पड़ेगा, क्योंकि
आपने अगर फॉर्म फिलिंग करते टाइम आपने बताया कि हाँ मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ, पूछता है फॉर्म फिलिंग के टाइम पर ही आपको कि आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट या पीएसयू में वर्क कर रहे हैं, तो आपको पूछता है। तो आप अगर हाँ में जवाब दिए तो आपको एनओसी प्रोवाइड करना पड़ेगा, वहाँ पर एनओसी दिया जाना चाहिए आपको, है ना। एनओसी के लिए आपको भी समय दिया जाता है। अगर आपके ऊपर, हाँ एक चीज़ हो रहा है, अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस कोई चल रहा है, तो आपको तब तक वो मेडिकल के लिए नहीं बैठाएगा जब तक कि आपका केस जो है पूरी तरीके से क्लियर नहीं होता है, ठीक है। जब तक आपका मेडिकल केस क्लियर, सॉरी मेडिकल नहीं, आपका क्रिमिनल केस आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपको मेडिकल के लिए बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सबसे मेन बात थी, ठीक है। क्योंकि एनसीएल ने, जो मेरे कुछ दोस्त लोग थे, तो उसमें से एक के ऊपर क्रिमिनल केस था, एक्सीडेंट हो गया था उसके हाथों से, तो उसको मतलब कि 1-1.5 महीना लगा केस को ख़त्म करवाने के लिए। कम से कम उसकी ज्वाइनिंग को लगभग 2 से 3 महीने बाद वो ज्वाइनिंग कर पाया था इसी के चलते। तो आपका जो भी रिकॉर्ड वगैरह तो आप इसको क्लियर करके रखिएगा। सबसे मेन तो ये हो गया, जिनके ऊपर क्रिमिनल केस है आपको तब तक कंसिडर नहीं करेगा मेडिकल के लिए, ठीक है। जब आपका सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएगा, तो सारा डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने के बाद क्या करेगा, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लेगी आपसे। जैसे कि आपका ओवरमैन सर्टिफिकेट हो गया, सेकंड क्लास, तो सेकंड क्लास सर्टिफिकेट हो गया, जीटी फर्स्ट एड हो गया, है ना। और आपके जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थे, जैसे 10th मार्कशीट हो गई, 12th मार्कशीट हो गई, है ना। आपका सेमेस्टर वाइज जो भी मार्कशीट है, ऑल मार्कशीट आपका वो ले लेता है, या नहीं ऑल तो नहीं लेता है, आपका फाइनल मार्कशीट लेता है, सॉरी, है ना। फाइनल मार्कशीट ले लेगा आपका, और आपका जो डिग्री या डिप्लोमा वो ले लेगा आपसे, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वो लोग क्या कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, और उसके तौर पर आपको एक रसीद देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन डेट देते हैं, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन डेट दे दिया जाएगा आपको, और ये मेडिकल जो होता है लगभग 3 दिन के आसपास होता है, जिसमें आपका सारा मेडिकल प्रोसीजर जो भी है 3 दिन के अंदर हो जाता है, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन डेट हो गया, और मेडिकल आपका 3 से 4 दिन के बीच में हो जाएगा। और ये आपका मेडिकल जो रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट्स लगभग एनसीएल के टाइम पे ये 1 वीक में पता चल गए थे कि मेडिकल रिपोर्ट्स, मतलब हाँ आपको मेल कर दिया जाता है कि हाँ आप मेडिकल फिट है। मेडिकल रिपोर्ट में अगर आप फिट पाए जाते हैं तो आपको मेल आ जाता है, ठीक है, कि आपको मेडिकली फिट मतलब पाया गया है, तो आप आइए और अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस चालू करिए। तो इस प्रकार से आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो बात करता हूँ मेडिकल में आपकी कौन कौन से टेस्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। तो मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ जो कि मेरे पास रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा मेडिकल होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हम लोग आ गए, हम लोगों का जो मेडिकल हुआ था एनसीएल में, तो क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जमा करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल मार्कशीट हो गया, उसमें जो सर्टिफिकेट की डेट ऑफ इशू है, रिमार्क है ना। ये सारा चीज़ें उन लोग टिक करते हुए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें आपसे लिया गया है, और फिर आपका उन लोग लिखते चले जाते हैं ना। जैसे कि टिक किया हुआ है उन्होंने, देखिए ये, तो ये कॉपी हम लोगों के पास मिल जाएगी, ठीक है, जो जो चीज़ें आप लोग उनको जमा करते हैं, ठीक। तो ये हो गया, और इसके बाद आपको क्या मिलेगा, फिर ये आपको ये मिलेगा मेडिकल एग्जामिनेशन का डेट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका प्रोसीजर होने के बाद में, यानी कि अटेस्टेशन फॉर्म, मैरिट डिक्लेरेशंस, और आपका क्या था कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ये फॉर्म फिलअप करने के बाद उन लोग आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे ओरिजिनल। फिर उसके बाद में आपको ये रिपोर्ट्स मिलेगी ऐसे कि आपको मतलब दे दिया जाएगी, हाँ हमने आपसे ये डॉक्यूमेंट्स लिए हुए हैं, तो ये इसकी आपकी रिसिप्ट हो गई। और फिर आपको ये मेडिकल का डेट दे देंगे, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ डेट ऑफ रिपोर्टिंग 28/6/2023, ठीक है। तो फिर वो आपका जो भी हॉस्पिटल होगा मेडिकल के लिए, आपको बोल दिया जाएगा कि हाँ आप जाइए और वहाँ पर मेडिकल कराइए, ठीक है। जैसे आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको ये लेटर दिखाना होगा, ये लेटर दिखाएंगे आप, तो फिर आपको वहाँ पर मेडिकल के जो भी प्रोसेस है वहाँ से आपको फिर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से आपके टेस्ट होते हैं मेडिकल के लिए, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। तो जो अभी हम लोगों का जो लेटर लगा हुआ था जिसको हमने अभी खोला है, तो ये देख सकते हैं आप, ये मेडिकल का फॉर्म क्या है इसमें देखिए। तो ये लिखा हुआ है कि ये एनसीएल की ओर से है, ठीक है, सीएमएस सीएमओ इंचार्ज जो भी है। तो मुझे एनएससी जयंत हॉस्पिटल में मेरा मेडिकल हुआ था। तो ये इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट प्रोविजनल सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ माइनिंग सरदार, ओके, ठीक है। ये आपका पूरा रहेगा जानकारी, ये लिखा हुआ है आपका, देखिए
माइनिंग सारा ग्रेड सी, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, फोटोग्राफ आपका रहेगा और ये नीचे सील सिग्नेचर रहेगा, इसमें आपका भी साइन रहेगा, ठीक है, का नाम, और इसमें ये कॉपी टू रिसीव से, ठीक है, IME एज अबाउ, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये IME हो रहा है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग कि जैसे ये आपका मेडिकल होगा, तो मेडिकल आपका होगा तो कैसे होगा, तो ये है आपका फॉर्म, हम जानते हैं हम लोगों का फॉर्म जो होता है मेडिकल के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पूछा जाता है, ठीक है। तो पहले आपका जो जो चीज़ें भरने लायक वो आप भर लीजिएगा, जैसे नेम हो गया आपका, ट्राइब्स हो गया, कैंडिडेट फॉर द पोस्ट हो गया, क्लास ऑफ सर्विस हो गया, एज है ना, अपीयरेंस, एंड आपको पहचान जो होना शरीर पर, आइडेंटिफिकेशन मार्क, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको भरना पड़ेगा, ठीक। अब बात आ गया फिर ये स्पीच, हाइट, वेट, ये सारा चीज़ें उन लोग अपने हिसाब से भरेगा, ठीक है। डॉक्टर लोग होते हैं, ये डॉक्टर लोग अपने हिसाब से भरते हैं, ठीक है। फिर आपका आ गया सबसे मेन जो होता है मेडिकल एग्जामिनेशन में, आपका मेन क्या होगा, 2-3 चीज़ें मेन होती है आपकी। सबसे पहले तो आपका आई विज़न आपका होना चाहिए, जिसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस वाले को इन लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा आपका ECG में थोड़ा अगर आप घबरा जाते हैं तो आपका BP बढ़ जाता है, तो इससे फिर उन लोगों को लगता है कि या घबरा गया है तो वो सेकेंड मौका भी देते हैं, ऐसे नहीं मौका नहीं देंगे, मौका देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर आपका दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो पहले हम लोग जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है उस हिसाब से हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि विज़न डिस्टिंक्ट विदाउट ग्लासेस, यानी कि विदाउट ग्लासेस के आपका कितना हो रहा है, ठीक है। विदाउट ग्लास आपका कितना हो रहा है वो लिख देगा। अगर आपका 6/6 से कम है तो आपको वो फिर ग्लास लगाने के लिए बोलेगा, ग्लास आप लगवाइए, उसके बाद आप लोग मेडिकल में बैठिए, तो ठीक है। तो आप एक्सेप्ट तुरंत वो बोलेगा आपको इतने नंबर का ग्लास लग रहा है, आप ग्लास बनवाइए, फिर उसके बाद टेस्ट करने यहाँ आइए, ठीक है। तो इसका कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है आई का, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ देखिए कि राइट आई 6/12 है, लेफ्ट आई 6/12 है, ठीक है, -0.75 जा रहा है, और विथ ग्लास हो जाएगा 6/6, तो ठीक है, कंसिडर कर लेता है, ठीक है। फिर ये लिखा हुआ है विज़न नियर, तो आपका पास का विज़न कैसा है उसके बारे में पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, ये क्या होता है कि आपको इसमें क्या होगा, आपका एक बुक रहेगा, ये बुक रहेगा जिसमें आपको बोलेगा कि ये नंबर्स है, ये डायरी है, आपको इसमें नंबर्स पढ़ने होंगे। तो वो कुछ डायरी होती है जिसमें कलर्स में नंबर्स होते हैं, वो आपको पहचानना होता है, और ऐसा नहीं है कि वो पूरी डायरी आपको पूरी पढ़ेगी तभी आप पास होंगे। अगर उसमें से 2-4 छूट जा भी रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपको मतलब पूरे ही नंबर बताते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है, ठीक। फिर हम लोगों का नेक्स्ट क्या है, यार ये क्यों नहीं हट रहा, हो गया कलर ब्लाइंडनेस हो गया। फिर आपका ये तो हो गया। फिर चेस्ट फुल इंस्पिरेशन, फुल एक्सपिरेशन, है ना, सांस छोड़ने पर कितना आपका छाती फूल रही है और छोड़ने पर कितना हो रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर मिनिमम जो है आपका एक्सपैंड होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ आगे हम लोग क्या टीथ पर आ गया है, स्किन वाले भी हो गया, टीथ गम्स पर आपको देखा जाएगा, टीथ देखेंगे आपके दांत सड़े हुए तो नहीं है, ख़राब तो नहीं है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है, कोई उतना ज़्यादा चेकअप नहीं होता है सारी चीज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका हेयरिंग का आपका मशीन लगेगा, ठीक है। आपका जो बड़ा वाला जो होता है ना हेडफोन कान में लगाने वाला, जो सिंगल लोग पहनते हैं, वो वाला हेडफोन आपके कानों पे लगाया जाएगा। और फिर उसमें क्या होता है कि मतलब बीप का साउंड आएगा, बीप का साउंड आता है। तो वो बीप का साउंड आपको सुनना है कि आपके राइट साइड से आ रहा है कि लेफ़्ट साइड से आ रहा है, वो आपको पूछेगा कि आपका साउंड कैसा आ रहा है। पहले तो स्टार्टिंग में एकदम तेज़ रहेगा, फिर धीरे धीरे वो क्या करेगा आपका डाउन करते जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें आपको बिल्कुल नहीं सुनाई देगा, ठीक है। तो फिर वो इसको नोट करते हैं कि हाँ ये सही है कि गलत है। मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाऊंगा इसके थोड़ी देर बाद कि रिपोर्ट कैसा होता है, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं इस पर, ठीक। फिर से आ गया, ठीक है। हेयरिंग टेस्ट हो गया, प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ ईयर एनी, ठीक है, एनी कुछ भी नहीं है अपनी, ठीक है। फिर आपका लंग्स के बारे में पूछ लिया है, लंग्स कैसा क्या है आपका, ठीक है। वही मतलब एक्सप्रेशन हो गया, इंस्पिरेशन वाला ही हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये हार्ट रेट पूछ लेगा, पल्स कितना है, ठीक है, BP शुगर वाला हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। ब्लड प्रेशर, ये लीवर को तो नहीं होता उतना ज़्यादा, लीवर स्प्लेन का, ठीक है। हर्निया आपका होगा आपका
वो देखा जाएगा कि हर्निया आपके जो अंडकोश वो बराबर होने चाहिए, ठीक है, छोटे बड़े नहीं होने चाहिए एकदम ही। एक्चुअली में थोड़े छोटे बड़े हो सकते हैं, जैसे 1-2 सेंटीमीटर है तो 1.5 है 1 सेंटीमीटर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक 5 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, ऐसा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो देखेगा आपका कैसा होगा कि आप जाएंगे डॉक्टर के रूम में, डॉक्टर आपको स्ट्रेट करने करेगा आपको बॉडी, और खांसने के लिए बोला जाएगा। खांसते वक्त आपके जो अंडकोश है वो ऊपर नीचे होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया आपका हाइड्रोसिल हो गया। हर्निया भी उसी से मतलब वही चेक हो जाता है, हर्निया मतलब कि बड़े नहीं होने चाहिए। हाइड्रोसिल भी हो गया, अपसेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर होता भी है किसी को ये प्रॉब्लम तो ये सारी चीज़ों के लिए ऑपरेशन के लिए समय दिया जाता है, ठीक है। आप चेक करा कर फिर से आ सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, दिक्कत नहीं है, बोला जाएगा आपको, ठीक है। ये रिपोर्ट आप एक्सरे आप चेस्ट का आपका एक्सरे होगा, ओके। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी एक्सरे करवाने जाएंगे तो आपको शरीर पर कोई भी मेटल वेटल का कोई भी चीज़ें नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये सारे टेस्ट आपके होने वाले हैं, ठीक है। फिर ये आपका जो भी मेडिकल एग्जामिनर होगा वो आपका यहाँ पर साइन करेगा, ठीक है। तो ये सारे आपके जो है फॉर्म ओ है, और ये इस प्रकार से आपके टेस्ट होते हैं। देख लिए आपने कैसे क्या कौन कौन से टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आपका हाइट वेट ये हो गया, स्पीच हो गया, विज़न हो गया, विदाउट ग्लास विद ग्लास, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हो गया, ठीक है। आपका जो चेस्ट है फुल इंस्पिरेशन पर कितना होगा और फुल एक्सप्रेशन पर कितना हो जाएगा, टीथ वाला चेक हो जाएगा, हियरिंग वाला हो जाएगा, और लंग्स वाला हो जाएगा, बीपी शुगर हो गया आपका, हर्निया हो गया, और ये हाइड्रोसिल हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपके मेन हो गए, और ये एक्सरे चेस्ट। तो ये जो है थोड़े थोड़े आपको ये आपके सारे मेडिकल होने वाले हैं, ठीक है। अब मैं इनकी रिपोर्ट बताता हूँ, रिपोर्ट कैसी क्या होती है देख लीजिएगा आप एक बार थोड़ा सा, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये हियरिंग वाला है, तो ये इस प्रकार से आपका रिपोर्ट रहेगा, ये आपका हियरिंग वाला, ठीक, देख सकते हैं आप, है ना। इस प्रकार से आपका ये हियरिंग वाला रिपोर्ट रहेगा। ये आपका जब ब्लड सैंपल लिया जाएगा, यूरिन सैंपल लिया जाएगा, तो ये ब्लड का शुगर बताएगा, ये सारा इतना नॉर्मल वैल्यू है, आप देख सकते हैं ये, है ना। और जब आपका मेडिकल होने वाला है तो मेडिकल के आपको कुछ सप्ताह पहले आपको अपना थोड़ा सा शुगर लेवल थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो किससे होगा, आपको थोड़ा चीनी वाले जो भी प्रोडक्ट्स है उनको थोड़ा अवॉइड करिएगा। 1-2 दिन भी अगर अवॉइड करेंगे कोई दिक्कत नहीं है ना। रात को आपको मीठा चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, और चावल वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे थोड़ा सा उस दिन मेंटेन करके रखिएगा ना, नाइट के उसके जिस दिन आपका मेडिकल होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू है, इतनी सारी वैल्यू आपके सामने है। हीमोग्लोबिन हो गया, ये सारी चीज़ें आपको, ठीक है। इससे उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से, बस आपका बीपी कंट्रोल में होना चाहिए, और शुगर तो वैल्यू के अंदर होना चाहिए, ठीक है। और ये ईसीजी रिपोर्ट है, इस प्रकार से रहेगी आपकी, ठीक है। ईसीजी रिपोर्ट इस प्रकार से रहेगी, देख सकते हैं आप, ठीक। तो आपका जब मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा, है ना, सारा मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मेडिकल कंप्लीट होने के लगभग मानिक सरदार के लिए जब हुआ था एनसीएल में, तो उसने लगभग 1 सप्ताह के बाद जो मेडिकली फिट थे उन लोगों को मेल आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, रिगार्डिंग कंपटीशन ऑफ ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ फॉर द पोस्ट ऑफ मानिक सरदार TNS ग्रेड C, ठीक है। ये एनसीएल की ओर से मेल आता है, देखिए इस टाइप से रहेगा मेल आपका, पूरा लिखा रहेगा, डियर कैंडिडेट यू आर ऑफर्ड प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर फॉर टू द पोस्ट ऑफ मैनेजर TN ग्रेड C ऑन द रिक्रूटमेंट एट द ऑफिस ऑफ DY जनरल मैनेजर, ठीक है, पर्सन रिक्रूटमेंट NCL हेडक्वार्टर सिंगरौली। यू वर सेंड फॉर इनिशियल मेडिकल examination and you have been found medically fit for the post of mining surveyor TN grade C. You are requested to report at the office of DY general manager, है ना, NCL headquarters सिंगरौली for completion of your joining formalities regarding team recruitment NCL, ठीक है। तो ये आपको मिल कब आएगा, जब आप मेडिकली फिट हो जाएंगे तो आपको ये मेडिकल आएगा कि हाँ आप मेडिकली फिट हो गए। और जो मेडिकली अनफिट पाया जाता है तो उनको भी मेडिकल के लिए फिर से समय दिया जाता है, ठीक है। तो ये अनफिट वाला मुझे कैसे क्या होता है, लेकिन मुझे जो पता था मैं सारा आपको बता दिया हूँ। इस टाइप से आपका ये सारी ज्वाइनिंग प्रोसेस हो गई, जिसमें मैंने सारा चीज़ें बता दिया है। आपका मेरिट से लेके ज्वाइनिंग तक की सारी प्रोसेस में कवर हो चुकी है। तो अगर आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें,
ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके सारे जवाब कमेंट बॉक्स में आपको दे दूँगा। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।